हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों। आज फिर हम लोग अपना हिंदी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, तो हम लोग कौन सी किताब पढ़ेंगे बच्चों? स्पर्श भाग 1 है ना, जो NCERT की बुक है, कक्षा 9 की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो आज हम लोग इसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके थे, पिछले वीडियोस में आप जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, पहला क्या था पाठ? किस बच्चे को याद है? दुख का अधिकार, है ना। उस पाठ को हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया था हमने। क्वेश्चन आंसर्स, बैक एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सारी चीज़ें हमने कर ली थी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। आप पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पाठ है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसको किसने लिखा है? तो इसकी लेखिका हैं बचेंद्री पाल। जी हाँ, आपने इनका नाम बच्चों सुना होगा। चलिए हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, तो आपको वापस से ध्यान आ जाएगा। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी माँ हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। ठीक है, तो इनके माता पिता का नाम आपके क्वेश्चन में आ सकता है। माँ का नाम हंसा देई और पिता का नाम किशन सिंह पाल। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। असमर्थ मतलब इतने गरीब थे कि वो उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे, है ना। तो अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा, है ना। वो सिलाई कढ़ाई करती थी बचपन में। आप में से किस बच्चे को आती है सिलाई कढ़ाई? थोड़ा बहुत तो सबको आना चाहिए ना। नहीं आती तो सीखना, ठीक है। एक छोटा सा रुमाल बनाना। अच्छा, आगे देखते हैं। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, है ना। यानी कि जिस स्कूल में वो पढ़ती थी ना, उनके प्रिंसिपल ने उनके पिता को समझाया कि आपकी बच्ची बहुत ही होशियार है और इसे आगे ज़रूर पढ़ाएं। तो इस तरह से उन्हें तैयार किया, नहीं तो फिर उनकी पढ़ाई छुड़ा देते वो, क्योंकि वो पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। ठीक है ना। तो बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद, कैसी विषम स्थिति? विषम मतलब बहुत जो कठिन परिस्थितियां थीं, कठिनाइयां थीं, है ना। यानी कि उनके पिता फीस नहीं दे पा रहे थे, वो सिलाई कढ़ाई भी कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, तो ऐसी परिस्थितियां थीं उनके सामने। उनके बावजूद संस्कृत से MA और फिर B.Ed की शिक्षा हासिल की। MA बच्चों क्या होता है? MA की डिग्री आपको पता है? आप 12th, अभी आप 9th में हैं, 10th करेंगे, 12th करेंगे, फिर BA करेंगे, है ना, फिर MA करेंगे। MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स को कहते हैं, है ना, शॉर्ट में MA। और B.Ed, है ना, B.Ed यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, है ना, जो टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं, टीचर बनने के लिए जो पढ़ाई होती है उसे हम B.Ed की शिक्षा कहते हैं। तो वो उन्होंने प्राप्त की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। यानी कि ये भारत की पहली पर्वतारोही थी। पर्वतारोही कौन होता है? जो पर्वतों पर चढ़ता है ना। पर्वत पर चढ़ने वाले को कहते हैं पर्वतारोही। आरोह मतलब चढ़ना, पर्वत यानी पर्वत पर चढ़ना। तो वो पहली भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, है ना। पहली भारतीय, केवल महिलाएं नहीं, कोई भी, है ना, तो वो थी। नेक्स्ट पैरा में देखिए बच्चों। बच्चों, आपको मेरा सजेशन है कि पढ़ते समय किताब सामने ज़रूर रख लिया करो, है ना, तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा।
बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था, है ना, क्योंकि पहाड़ी इलाके में रहती थी, उत्तरांचल में रहती थी। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, यानी इनको तो रोकता था और छोटा जो भाई था जो इनसे 6 साल छोटा था उसे कहता था कि चढ़ो चढ़ो, उसको हिम्मत बताता था, उकसाता था। तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था, है ना। वो सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वो उसकी ये बहन भी कर सकती है ना। तो देखिए उनकी शुरू से ही कितनी उनकी प्रोग्रेसिव सोच थी। वो सोचती थी कि अगर लड़के कोई काम कर सकती हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं, है ना। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, है ना। क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में, है ना। तो कुछ महीने ऊंचाई पे रहते थे और कुछ महीने नीचे बिल्कुल ढलान में। तो ये वाला जो बच्चों पेज है ना हम लोगों ने जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऑनलाइन एनसीईआरटी की साइट से ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है आपके लिए, ठीक है ना। तो उनका परिवार जो था चूँकि ऊंचाई पर रहता था कुछ महीने नीचे, तो निश्चित रूप से पहाड़ पर चढ़ना ही पड़ता था और उनकी इच्छा पूरी हो जाती थी। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी, है ना। जिन दिनों वो नीचे की साइड में रहते थे तो तब वो अपने स्कूल जाती थी। स्कूल तो पहाड़ के ऊपर था तो उन्हें हमें ऊपर जाना पड़ता था, चढ़ाई करनी पड़ती थी और फिर नीचे भी पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता था, है ना। देखिए बच्चों, आप लोग के लिए पढ़ाई कितनी आसान है ना। बाहर आपका ऑटो खड़ा है या फिर पापा लेने के लिए खड़े हैं गाड़ी लेके, फट से जाते हो बैठ जाते हो। और इन्होंने कितनी मेहनत की है ना। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की, है ना। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन एक संस्था थी जो कि एवरेस्ट पर अभियान चलाती थी, यानी एवरेस्ट पर लेकर जाती थी, चढ़ाई करवाते थे। अभियान का तात्पर्य क्या होता है कि किसी काम के लिए कोई योजनाबद्ध ढंग से प्रतिबद्ध होना, यानी डिसाइड करना एक तरह से। और अभियान जब एवरेस्ट का था तो एवरेस्ट पर चढ़ने का अभियान, चढ़ने का निश्चय, है ना। तो ये जो फाउंडेशन थी इंडियन माउंटेन फाउंडेशन, इसने ऐसी महिलाओं को खोजना शुरू किया जो कि पहाड़ पर जाने का साहस रखती थी। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई क्योंकि उन्हें तो शुरू से शौक था। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, है ना। प्रयाण मतलब यात्रा शुरू की, जाना शुरू किया, है ना, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। थोड़ा सा और है इनके बारे में, देखिए अगले पेज पे आते हैं। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबंद किया है ना। जो भी उन्होंने यात्रा की, जो भी रोमांच अनुभव किया, जो भी उन्होंने सारी चीज़ें, अपने अनुभव जो थे उन्होंने स्वयं ही कलमबद्ध मतलब स्वयं ही कलम से लिखे हैं, यानी कि उन्होंने खुद ही लिखा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। तो आपकी किताब में जो ये पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये उसी विवरण में से लिया गया है। ये एक हिस्सा है उस विवरण का। वो तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा उन्होंने, है ना, लंबी यात्रा होती है, तो ये जो अंश है उसमें से लिया गया है, ठीक है। ये भी प्रश्न हो जाता है कि कहाँ से लिया गया ये अंश। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से
शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है ना। लोम हर्षक यानी कि बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत आनंददायक भी, बहुत कठिन भी, और बिल्कुल ऐसा जैसे कि जिसमें अनेक तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते सुन के, ऐसी घटना है ना। तो ऐसा जो घटना है, ऐसा ये लोमहर्षक अंश उस समय का है जब लास्ट में, जब वो अपने एवरेस्ट की यात्रा पर गई थी, तो जब शिखर पर पहुंचते हैं जो लोग जाते हैं, तो लास्ट में वो शिखर पर पहुंचकर अपने देश का झंडा फहराते हैं। तो बचेंद्री पाल को भी वहाँ जाकर अपना तिरंगा उन्होंने फैलाया, है ना, हमारे देश का झंडा, तिरंगा। तो इस जो हम अपनी किताब में आज पढ़ने जा रहे हैं ना, ये वो अंतिम यात्रा का जो अंतिम समय था जब उन्होंने वो झंडा फहराया, वहाँ तक के पल पल का ब्यौरा है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो, है ना। इन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है कि ऐसा महसूस होता है कि हम भी उनके साथ साथ एवरेस्ट की शिखर यात्रा कर रहे हैं। चलिए पाठ में शुरू करते हैं हम लोग। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। ठीक है, कब शुरू हुआ एवरेस्ट अभियान दल की यात्रा? 7 मार्च को शुरू हुई है ना। दिल्ली से चले, काठमांडू पहले पहुंचे हवाई जहाज से। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। ठीक है, तो बहुत तैयारी से होती है एवरेस्ट यात्रा, ऐसे थोड़ी ना। तो ये जब यात्रा दल चल रहा था, अभियान दल जाने से पहले ही एक मजबूत दल, जो कि मजबूत इसलिए कहा गया, अग्रिम मतलब उनसे आगे, उनसे पहले चला गया, अग्रिम में ही पहले से ही चला गया। और वो मजबूत उसमें लोग थे जो कि पहाड़ों पर यात्रा करने के एक्सपीरियंस था, जिनको अनुभव था, है ना, और जिनके पास टूल्स, हथियार सब लेके, क्योंकि पहाड़ों पर तो बार बार बर्फ़ गिरती है ना। हिमपात का क्या मतलब होता है? बर्फ़ का गिरना, है ना। और दुर्गम हिमपात के रास्ते, यानी रास्ता बहुत दुर्गम होता है, कहीं ऊंचा पहाड़, कहीं नीचा, कहीं नुकीला, कहीं बर्फ़ जमी है, कहीं फिसलन हो रही है। तो इस तरह से बहुत दुर्गम यानी कि कठिन, बहुत ही कठिन रास्ता होता है, और वहाँ पर बार बार हिमपात होता है, यानी बर्फ़ गिरती है। तो पहले एक अग्रिम दल आगे चला गया, जिससे कि वो रास्ते को साफ करता जाए, जिससे कि ये दल है ना, ये आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सके। और वहाँ बेस कैंप तक उन्हें पहुँचना था। एक बेस कैंप बनाया जाता है, उस बेस कैंप से फिर वो जो यात्रा एक तरीके की शुरू होती है, जो चढ़ाई पहाड़ की शुरू होती है, फिर वो बेस कैंप से शुरू होती है। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। ठीक है, तो जो वो जगह थी शेरपा लैंड, वहाँ पर एक नमचे बाजार, एक नगरीय क्षेत्र यानी कि एक शहरी क्षेत्र है, जिसका नाम नमचे बाजार है। तो अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। शेरपा कौन होते हैं? वो लोग जो पहाड़ की यात्रा में साथ चलते हैं, क्योंकि शेरपा जो होते हैं पहाड़ों में ही उनका जीवन बीतता है, तो उन्हें अनुभव होता है पहाड़ों पर चढ़ने का, रास्तों का। तो ये ऐसे अभियानों में सहायक के रूप में साथ चलते हैं, है ना। तो अधिकांश जो शेरपा हैं वो यहीं के आसपास के रहने वाले होते हैं। तो ये नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। कौन बोल रहा है ये बोल रही हैं बचेंद्री पाल। वो कह रही हैं कि ये जो नमचे बाजार नाम की जगह है ना, वहीं से मैंने सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा, क्योंकि वहाँ से तो नज़दीक दिख रहा था ना,
और नेपाली लोग जो होते हैं वो इसको सागर माथा कहते हैं। सागर माथा है ना, सागर नीचे होता है, उसका माथा जैसे हमारा माथा ऊपर होता है, उसी तरह से एवरेस्ट को सागर माथा कहा गया। उन्होंने इस तरीके से नाम दिया। तो वो कह रही हैं कि मुझे ये नाम अच्छा लगा। अगला पैराग्राफ देखिए। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। ठीक है। अब वो बता रही हैं कि जब मैंने नमचे बाज़ार से एवरेस्ट की तरफ गौर से देखा तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा भारी बर्फ़ का एक बड़ा फूल जैसा है ना, फूला जैसा मुझे दिखाई दिया। तो ऐसा लगा कि उस पर्वत के शिखर पर वो इधर से उधर ऐसे हिल रहा है, जैसे एक बड़ा सा ध्वज या झंडा होता है ना, हवा से ऐसे लहराता है ना, ऐसे लहरा रहा है। तो फिर इन्होंने कहा अरे ये क्या है, तो इन्हें बताया गया कि ये जो है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि शिखर तो इतना ऊंचा है, उसकी ऊपरी सतह पर तो बहुत तेज़ हवा का प्रेशर होता है, हवा बहुत तेज़ चलती है, 150 किलोमीटर या उससे भी तेज गति से हवा चलती है। तो इस हवा के कारण ये जो बर्फ़ होती है इधर से उधर लहराती है, सूखी हुई बर्फ़। तो ऐसा प्रतीत होता है इतनी दूर से जैसे कि वो झंडे की तरह इधर से उधर हिल रहा है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था, है ना। सोचिए, इमेजिन करके देखो, 10 किलोमीटर कितना बड़ा एरिया होता है ना। तो बर्फ का जो ये ध्वज है वो ऐसा 10 किलोमीटर लंबा होता था, इतना ऊंचा बर्फ ऐसे ऐसे हवा से हिलती रहती थी। तो शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, है ना, विशेषकर खराब मौसम में। अब चूंकि ये हवा इतनी तेज गति से इधर से उधर उड़ रही है, तो वहाँ पर जो चढ़ने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर भी, तो जब वो वहाँ पर पहुँचेगा तो ये हवा के तपेड़े उसके ऊपर आएंगे, तो उसे इन तूफानों, एक तरीके का बर्फीला तूफान होता था इन दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर, उसे झेलना पड़ता था जो भी शिखर पर जाता था। ठीक है। और ख़राब मौसम में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती थी। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। वो कहने लगी कि मुझे वो देख के थोड़ा डर सा लगा, है ना, मुझे डर लगा। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। उन्होंने कहा फिर भी मुझे इतना आकर्षण था एवरेस्ट के प्रति और मैं किसी भी तरह से एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती थी, तो मैं उसकी हर कठिन से कठिनतम मतलब जो सबसे कठिन चुनौती है उसका भी मैं सामना करना चाहती थी। जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो हमें रास्ते में मिलने वाली कठिनाइयों के लिए भी तैयार रहना चाहिए, है ना, तभी तो सफलता मिलती है। जितना हम कठिनाइयों से जीत जाते हैं उतनी ही अच्छी हमें सफलता प्राप्त होती है। अगला देखिए पैरा। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो वो यात्रा उनकी शुरू हुई, तो फिर वो 26 मार्च को पेरिस नाम की जगह पर पहुंची और वहाँ पर जाकर उन्हें बहुत एक दुख का समाचार मिला कि हिमस्खलन मतलब हिम जो है, बर्फ़ जो है जगह जगह से टूट के, बर्फ़ के पहाड़ है ना, गिर जाते हैं, टूट टूट के गिरते हैं, तो उसमें लोग दब जाते हैं, फंस जाते हैं अगर उस पहाड़ में। तो एक शेरपा कुली जो था, मैंने आपको बताया ना शेरपा क्या होते हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं जिन्हें अनुभव होता है, जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं और ऐसे अभियानों में जो है वो सामान वगैरह ढोने का काम करते हैं। तो उसकी एक कुली की, ऐसे शेरपा कुली की मृत्यु हो गई, तो उन्हें इस दुखद समाचार की प्राप्ति हुई।
फिर इसके बाद आगे देखिए, खुम्भु हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से ल्होसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान आगे देखते हैं। हाँ, देखिए इस पेज में कि जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। ठीक है। फिर खुम्बु हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से ल्होसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे, है ना। उन्होंने ये बताया कि मृत्यु कैसे हुई थी कि जो अभियान दल खुम्बु हिमपात पर जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, एक बाईं तरफ, है ना, यानी लेफ्ट साइड एक सीधी पहाड़ी धसक गई मतलब नीचे दब गई, है ना। तो उससे ल्होसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। तो पहाड़ी के धसकने से जब पहाड़ी नीचे यानी खिसक गई, तो उधर से एक जो बर्फ की चट्टान एक तरह से मान लो उसके सहारे से होगी, तो वो नीचे की तरफ खिसक आई और वो जो अभियान दल था उसकी तरफ गिरी, तो जिससे 16 शेरपा कुलियों का दल था उनके ऊपर वो आई, उनमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो इस समाचार को सुन के जो अभियान दल के सदस्य थे उनके सबके चेहरे लटक गए, वो बेचारे बहुत उदास हो गए, परेशान हो गए। अवसाद मतलब उदासी आ गई उनको, परेशान से होने लगे। तो उनके जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे महान अभियान पर जा रहे हैं, एवरेस्ट की चढ़ाई पर जा रहे हैं, तो हमें ऐसे खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी कभी अगर मृत्यु भी हो जाए तो हमें उसे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एवरेस्ट की यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा है और हम इस पे जाने का साहस कर रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत साहसी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैरा में देखिए, उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। तो जो अग्रिम दल गया था ना, आगे आगे हम लोग ने पहले पढ़ा था कि एक अग्रिम दल आगे आगे चल रहा था, तो उस अग्रिम दल के एक उपनेता थे प्रेमचंद, वो 26 मार्च को पेरिस लौट आए, है ना। अब क्योंकि ये दल तो अभी पेरिस पहुंचा ही था, वो पेरिस लौट के फिर उन्होंने उनको बताया, क्या बताया कि हमारी जो पहली बड़ी बाधा थी खुम्बु हिमपात, उसकी स्थिति क्या है। आगे जाके आपको खुम्बु हिमपात मिलेगा तो वो किस प्रकार का है वो उन्होंने बताया। क्या बताया? उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर पर लगाया है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है और वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर कैंप 1 6000 मीटर पर लगा दिया है, जो खुम्बु हिमपात के ठीक ऊपर है और वो रास्ता पूरा साफ कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है ना। उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ रास्ते नहीं थे वहाँ हमने पुल बना दिए हैं, रस्सियाँ बांध कर, है ना, झंडियाँ लगा दी हैं ताकि रास्ता किस तरफ हमें जाना है उधर उधर झंडियाँ लग गई हैं। तो इस तरीके की जो बड़ी कठिनाई थी वो हमने सब देख ली हैं। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। ग्लेशियर क्या होते हैं बच्चों? बर्फ़ की नदी होती है, उसमें बर्फ़ ही बर्फ़ होती है ना। तो उन्होंने कहा कि अभी बर्फ़ गिर रही है तो हमें इस हिसाब से सावधानी रखनी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी कार्य
व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। ठीक है ना। एक तो उन्होंने बता दिया कि हमने इस तरह से रास्ता पूरा साफ कर दिया है, खुम्बू हिमपात के ऊपर कैंप बना दिया है, झंडियाँ लगा दी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ग्लेशियर जो है बर्फ़ की नदी है, बर्फ़ अभी बराबर गिर रही है, हिमपात हो रहा है, हिमपात मतलब बर्फ़ गिर रही है, और जब बर्फ़ गिरती है तो वो कभी भी ज़्यादा और कम गिर जाती है, जिससे एकाएक सब चेंज हो जाता है। हमने मान लो हमने जो रास्ते बनाए हैं, सफाई करी है, वापस वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाए और वापस हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़े और अब तक हमने जो कुछ किया है सब बेकार हो जाए, सब कुछ वापस बर्फ़ में दब जाए, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि वो सारे क्या-क्या संभावनाएं और खतरे आ सकते हैं उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। देखो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने आज यहीं तक पढ़ते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी देखो 25 मिनट 26 मिनट का हो गया बच्चों। तो अभी तक यहाँ तक समझिए, इसको अच्छी तरह से दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए और लेसन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे तो लेसन की क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला भाग पढ़ेंगे, है ना बच्चों। और क्या कहना है मुझे लास्ट में बच्चों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना बच्चों, सब्सक्राइब कर लो, है ना। तभी आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे और आपको वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन प्रेस करना, तभी नोटिफिकेशन आएगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं। चलिए अगले वीडियो में बच्चों आपसे फिर मिलेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, जय हिंद जय भारत।